Good evening, everyone. Am I audible to all of you? I hope you all are doing good. अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें किसी को भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एंट्री, स्टॉप लॉस मार्किंग, ट्रेड स्कोर, लोकेशन, कर्व, एग्जीक्यूशन, ट्रेंड। किसी को भी कोई डाउट? कर्व रिपीट। कर्व मार्किंग रिपीट करनी है या फिर कर्व का इम्पोर्टेंस क्या है, लोकेशन का इम्पोर्टेंस? काफी सारे लोगों ने पूछा था कि लोकेशन को हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। या फिर कर्व की मार्किंग भी रिपीट करनी है? मार्किंग, ओके, मार्किंग देख लेते हैं। हाँ, सुबह हम वो डिस्कस करेंगे हम लोग। कपिल पाटिल, फ्रेम ये समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ट्रेड पॉइंट टाइम फ्रेम, ठीक है, ओके। सबसे पहले ट्रेंड से शुरू करते हैं। किसी भी स्टॉक का हमें यदि ट्रेंड जानना है, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, उसके लिए सबसे पहले हम 50 सिंपल एवरेज जो है वो उस पर प्लॉट करते हैं। 50 सिंपल एवरेज। उसके बाद ट्रेंड के लिए करंट मार्केट प्राइस वाली कैंडल से 7 कैंडल काउंट करके एक वर्टिकल कैंडल ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करी है। वो वर्टिकल लाइन 50 मूविंग एवरेज को जहां भी इंटरसेक्ट कर रही है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं। अब ये जो हमारे पास आया है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है एज ए वॉच। वॉच में यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है एंड यहाँ 9 होता है। यदि 50 मूविंग एवरेज वाली लाइन 12 से 3 के बीच में ट्रेड कर रही है तो ट्रेंड अप होगा। 3 से 6 के बीच में है तो ट्रेंड डाउन होगा। एंड 3 और 6 वाली ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पास में है, ये 6 वाली लाइन 3 वाली लाइन है उसके पास में है, ऐसे जिगजैग जिगजैग स्लो स्लो है, ग्रीन और रेड दोनों का मिक्सिंग कलर बना रही है, तो वो ट्रेंड साइडवेज होगा। इस तरह से हम लोग ट्रेंड देखते हैं। फिर बात आती है लोकेशन की। लोकेशन के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा
करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना, उसके बाद फ्रेश डिमांड जोन नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन, नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन मार्क करना, नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन और नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन। इसमें नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन मेरे पास ये है, ये अभी टेस्ट हो चुका है, ये वाला, इसको इग्नोर करते हैं, नीचे वाला ये वाला जोन मार्क करते हैं। इसको हम ऊपर वाले को एज ए लोकेशन ले सकते थे, रैली बेस रैली को। अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आगे वाले टॉपिक्स में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। पहले तो अभी यही समझते हैं कि फ्रेश डिमांड जोन हमें मार्क करना है और फ्रेश सप्लाई जोन मार्क करना है। सपोज कीजिए ये हमारे पास ड्रॉप बेस रैली का एक फ्रेश डिमांड जोन है जो हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद यदि हमें सप्लाई जोन मार्क करना है तो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर हम लोग एक सप्लाई जोन मार्क करते हैं। इसमें सप्लाई जोन कोई है नहीं, तो मैंने ऐसे ही इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन दो कर दी, जिसको हम नीचे वाली को प्रॉक्सिमल और ऊपर वाली को डिस्टल लेते हैं। फ्रेश डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करने के बाद इस एरिया को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं थ्रू रिट्रेसमेंट टूल। 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, प्रॉक्सिमल टू प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल टू प्रॉक्सिमल 3 पार्ट्स में एरिया को डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हमारे पास यहाँ पर आ गए। जो डिमांड जोन के पास वाला एरिया होता है, ये हमारे पास लो ऑन द कर्व होता है, इसको हम लो ऑन द कर्व बोलते हैं। और सप्लाई जोन के पास जो होता है उसको हाई ऑन द कर्व, एंड जो हाई ऑन द कर्व और लो ऑन द कर्व के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। फिर बचते हैं दो, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, जो हमने मार्क करें वो एरियाज। डिमांड जोन वाला जो एरिया है उसको हम वेरी लो ऑन द कर्व बोलेंगे, क्योंकि उससे ऊपर वाला एरिया लो ऑन द कर्व है। डिमांड जोन वाला एरिया वेरी लो ऑन द कर्व एंड सप्लाई जोन वाला एरिया वेरी हाई ऑन द कर्व। अब यदि प्राइस इक्विलिब्रियम में ट्रेड कर रही है, तो इक्विलिब्रियम में ट्रेड कर रही है प्राइस, तो उसके बाद हमारा स्टेप होता है ट्रेंड पे जाना। प्राइस जब इक्विलिब्रियम में ट्रेड कर रही होती है तो हम ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जो कि इससे लोअर टाइम फ्रेम रहेगा। हम लोग अभी मंथली इनकम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए हायर टाइम फ्रेम मंथली है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम वीकली है और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम डेली है। हायर टाइम फ्रेम पे लोकेशन देखने के बाद, लोकेशन हमें इक्विलिब्रियम में मिली, उसके बाद इक्विलिब्रियम में देखने के बाद हम लोग इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जाएंगे जहां पे हमें ट्रेंड देखना है। ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम वीकली होता है, तो वीकली पे हम लोगों को ट्रेंड देखना है। वीकली का ट्रेंड जो भी है, यदि वीकली का ट्रेंड अप है तो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जो कि डेली है उस पे हम लोग बाय करेंगे। वीकली का ट्रेंड डाउन है तो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे हम लोग सेल करेंगे। एंड वीकली का ट्रेंड यदि साइडवेज है तो ट्रेड को हम इग्नोर करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब यदि प्राइस लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व है, लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व है, तो भी हमें ट्रेंड चेक करना है। लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व यदि प्राइस है तो भी हमें वीकली पे ट्रेंड चेक करना है। यदि वीकली का ट्रेंड हमें अप मिल रहा है तो ही हम डेली पर डिमांड जोन फाइंड आउट करेंगे। यदि वीकली का ट्रेंड डाउन या साइडवेज है तो उस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। मंथली पर प्राइस यदि लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व है एंड वीकली का ट्रेंड अप है, तभी हम डेली पर एग्जीक्यूशन डिमांड जोन का लेंगे, वहां पे बाय करेंगे। और यदि वीकली का ट्रेंड डाउन या साइडवेज है तो उस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। सेम सप्लाई जोन के लिए है। प्राइस यदि हाई ऑन द कर्व और वेरी हाई ऑन द कर्व है
तो वीकली पर ट्रेंड देखेंगे। वीकली का ट्रेंड यदि डाउन है, वीकली का ट्रेंड यदि डाउन है तो हम डेली के एग्जीक्यूशन पे एंट्री लेंगे सप्लाई जोन के लिए, सेलिंग के लिए। और यदि वीकली का ट्रेंड अप या साइडवेज है तो उस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। ट्रेंड हमें हर सिचुएशन में देखना है, चाहे मंथ, चाहे लोकेशन हाई ऑन द कर्व है, लो ऑन द कर्व है, वेरी हाई ऑन द कर्व है, वेरी लो ऑन द कर्व है, चाहे इक्विलिब्रियम में। ट्रेंड हमें हर सिचुएशन में देखना ही देखना है। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन हम जिस टाइम फ्रेम पर देखते हैं उस पे जो भी डिमांड या सप्लाई जोन हम लोग मार्क करेंगे उसके लिए हमें स्कोर देने होते हैं। यदि लेवल फ्रेश है तो उसको 3 पॉइंट्स देंगे, यदि लेवल एक बार टेस्टेड है तो उसको 1.5, और लेवल यदि 2 बार टेस्टेड है 0। टेस्टेड का मतलब प्राइस उस जोन में एक बार भी नहीं आनी चाहिए, ये फ्रेशनेस का मतलब होता है। टेस्टेड मतलब यदि प्राइस एक बार भी आ गई है उस जोन में तो वो जोन टेस्टेड है। अपनी प्रायोरिटी रहेगी फ्रेश जोन देखना। अब दूसरा स्टेप होता है स्ट्रेंथ। इन्हीं 3 पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग जोन फाइंड आउट करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, जहां पे हम एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट मार्क कर सकें। स्ट्रेंथ में इफ प्राइस लीव्स द लेवल विद ए गैप, यदि प्राइस एक गैप के साथ, एक गैप के साथ लेवल को छोड़ के जाती है, ओपन होती है, तो उसको 2 पॉइंट देंगे। और इफ प्राइस लीव्स द लेवल विद टू एक्साइटिंग कैंडल, और यदि 2 एक्साइटिंग कैंडल बनाकर प्राइस ऊपर जाती है तो उसको 2 नंबर देंगे। एंड इफ प्राइस लीव्स द लेवल विद ओनली 1 एक्साइटिंग कैंडल एंड नो गैप, विदाउट गैप के यदि कोई प्राइस ऊपर जाती है और एक ही एक्साइटिंग कैंडल बनाती है तो हम उसे 1 नंबर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास यदि 5 एक्साइटिंग कैंडल्स हैं तो हम उसको ट्रेड स्कोर 5 दे दें, नहीं, मैक्सिमम 2 है, जो कि गैप अप के साथ और 2 एक्साइटिंग कैंडल के लिए। तीसरा पैरामीटर है टाइम एट द बेस। यदि जो एरिया हम लोग देख रहे हैं उसमें 1 to 3 बोरिंग कैंडल्स हैं तो उसको हम 2 पॉइंट्स देंगे। 4 to 6 हैं तो 1, और मोर देन 6 है तो 0। जितनी कम बोरिंग कैंडल्स होंगी जोन उतना ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि बायर और सेलर की फाइट का जितना जल्दी आउटकम निकलेगा उतना ही हमारे लिए ठीक है। मतलब अच्छा, बायर और सेलर का कुछ ना कुछ तुरंत रिजल्ट निकला है। टोटल नंबर होते हैं 7, यदि हाईएस्ट गिना जाए, हाईएस्ट काउंट किया जाए तो टोटल 7 नंबर होते हैं। अभी इसमें लिखा हुआ है इफ ऑड स्कोर इज 7 विल टेक एंट्री टाइप फर्स्ट, इफ ऑड स्कोर इज 5 to 6 विल टेक एंट्री 2 and 3। ये कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे आज। ये मैंने आप लोगों को नोट शेयर नहीं किए थे क्योंकि आप लोगों को यदि मैं ये शेयर कर देता तो इसका या तो आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेते और या फिर इसी में से देखकर अपने नोट्स तैयार कर लेते। नोट्स बाद में शेयर करने के पीछे का भी ये रीजन है कि आपको हैंड टू हैंड नोट्स नहीं मिले तो आप रिकॉर्डिंग में देखकर अपने हाथ से नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको वो ज्यादा दिन तक याद रहें और आप उसे भूलें नहीं। जितेंद्र जी, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कोई पिक्चर है आपके पास, वो मुझे कोई स्टॉक में आप बताइए जिसे मैं देख सकूं उसे।
गौरव, हमें लोअर लो ऑन द कर्व एंड वेरी लो ऑन द कर्व पे भी ट्रेंड देखना है। उसमें ट्रेंड यदि अप है तो ही हम एग्जीक्यूशन लेंगे। यदि साइडवेज और डाउन है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे तो हम उसको नहीं लेंगे। कपिल, टीवीएस का और सन फार्मा का एग्जांपल क्लास के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार आप मुझे क्लास के एंड में और मैसेज कर देना, टीवीएस और सन फार्मा का। लेग आउट इज अबव सीएमपी। यदि ये वाली पिक्चर है ड्रॉप बेस रैली रैली, अब इसमें 447 यदि करंट मार्केट प्राइस है, हम समझते हैं कि ये एक करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे एक और न्यू कैंडल्स फॉर्म हुई है, तो भी हम इसे लेग आउट कैंडल लेंगे। जितने क्लियर है, यही था आपका डाउट? इफ लाइन डाउन 50%, यदि लाइन यहाँ पे है, ये समझिए यहाँ पर कोई लाइन है, तो भी हम इसे एक्साइटिंग कैंडल लेंगे, लेग आउट लेंगे। सिर्फ बोरिंग एरिया में प्राइस नहीं आनी चाहिए, सिर्फ बोरिंग एरिया में प्राइस नहीं आनी चाहिए। लेग आउट कैंडल तक प्राइस है तो कोई परेशानी नहीं है, हम उसको एज ए लेग आउट कैंडल, एज ए एक्साइटिंग कैंडल काउंट करेंगे। हमारे लिए फ्रेश जोन जो होना चाहिए वो सिर्फ बेस एरिया में प्राइस नहीं आए। ठीक है, एक बार लोकेशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं वो और एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। आप सब लोगों ने महाभारत देखी होगी। बहुत बार। तो एक महाभारत के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। महाभारत में जो कैरेक्टर थे, सबसे बड़े श्री कृष्णा। श्री कृष्णा सपोर्ट कर रहे थे अर्जुन को। दूसरी साइड में थे भीष्म पितामह। और वो सपोर्ट कर रहे थे दुर्योधन को।
अब इसे हम डिमांड सप्लाई जोन के इक्वेशन में समझते हैं। सपोज कीजिए कि श्री कृष्णा जो है वो डिमांड जोन का हायर टाइम फ्रेम है, मींस लोकेशन है, और भीष्म पितामह है वो सप्लाई जोन का हायर टाइम फ्रेम है, मतलब सप्लाई जोन का लोकेशन है। और अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों एग्जीक्यूशन है, अर्जुन डिमांड जोन का एग्जीक्यूशन और दुर्योधन सप्लाई जोन का एग्जीक्यूशन। ये समझते हैं ये एक वो पॉइंट है जहां पर अपनी प्राइस ट्रेड कर रही है, ये वो मिडिल पॉइंट है जहां पे प्राइस हमारी ट्रेड कर रही, समझते हैं कि हमारी प्राइस इक्विलिब्रियम में है। अब जब श्री कृष्णा लोकेशन है और एग्जीक्यूशन अर्जुन है, और ऊपर सप्लाई जोन में भीष्म जो है पितामह भीष्म वो सप्लाई जोन के लिए लोकेशन है, और दुर्योधन जो है वो सप्लाई जोन के लिए एग्जीक्यूशन है। तो एग्जीक्यूशन जहां पे हम एंट्री स्टॉप लॉस लेते हैं वो है दुर्योधन और अर्जुन, और उन दोनों को सपोर्ट करने वाले जो हायर टाइम फ्रेम है वो श्री कृष्ण और भीष्म पितामह है। यदि श्री कृष्ण का जो सपोर्ट है वो अर्जुन को पूरी तरह से मिला हुआ है, अर्जुन को श्री कृष्ण का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, और ऊपर सिर्फ सिर्फ दुर्योधन है ऊपर, वहां पे भीष्म पितामह नहीं है, दुर्योधन को सपोर्ट करने के लिए भीष्म पितामह नहीं है। तो इस वाले केस में अर्जुन ज्यादा पावरफुल रहेगा, मतलब हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का जो लोकेशन है, हायर टाइम फ्रेम पे लोकेशन है, और जो हायर टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन है वो दोनों पास पास हैं। और ऊपर की तरफ यदि हायर टाइम फ्रेम पे कोई बड़ा सप्लाई जोन नहीं है, हायर टाइम फ्रेम पे सिर्फ दुर्योधन है, मतलब एग्जीक्यूशन सॉरी हायर टाइम फ्रेम पे कोई सप्लाई जोन नहीं है, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे एक सिर्फ दुर्योधन ही है। तो इसमें जीतने के चांसेस किसके हैं? अर्जुन के। अर्जुन के सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस हैं, क्यों? क्योंकि जो बड़ी बिग पिक्चर जो है श्री कृष्णा वो अर्जुन के साथ है। अब यदि ऊपर हायर टाइम फ्रेम का हमारे पास सप्लाई जोन है, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास सप्लाई जोन है, मतलब भीष्म पितामह और दुर्योधन एक साथ रहकर युद्ध कर रहे हैं, और नीचे की तरफ हमारे पास सिर्फ अर्जुन है, मतलब एक लोअर टाइम फ्रेम पे सिर्फ एग्जीक्यूशन है, बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर लोकेशन नहीं है हमारे पास डिमांड जोन की तरफ। इस केस में जीतने के चांसेस किसके हैं? दुर्योधन के, कि जो बिग प्लेयर जो है भीष्म पितामह वो दुर्योधन के साथ हैं। अर्जुन अर्जुन के साथ श्री कृष्ण नहीं है, इस वजह से भीष्म पितामह के साथ है जी, सॉरी दुर्योधन के साथ भीष्म पितामह है, तो दुर्योधन के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास दोनों के दोनों कैरेक्टर जो हैं, बिग पिक्चर जो है श्री कृष्णा और पितामह भीष्म, ये दोनों के दोनों है, तो फिर अर्जुन और दुर्योधन में कौन जीतेगा? वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे किसके तीर निशाने पे लग रहे हैं, मतलब डिमांड सप्लाई की इक्वेशन में समझें, उस जो ऐसी सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड किस तरफ है। यदि ट्रेंड अप है और हमारे पास ये एज इट इज चारों के चारों कैरेक्टर हैं, तो चांसेस है अर्जुन के जीतने के। क्यों? क्योंकि अर्जुन के तीर निशाने पे लग रहे हैं।
और यदि ट्रेंड डाउन है और चारों करेक्टर हमारे पास हैं, तो चांसेस है दुर्योधन जीते गए, क्योंकि ट्रेंड उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके तीर निशाने पे लग रहा है। अब ये समझिए, ये नीचे वाले जो ब्लॉक्स बनाए हैं, ये चारों के चारों ब्लॉक्स जो हैं वो श्री कृष्णा है, और ऊपर वाले ये जो जिनका बॉर्डर स्मॉल है, वो चारों अर्जुन हैं। यदि श्री कृष्णा अर्जुन से थोड़ा दूरी पर जो है, श्री कृष्णा और अर्जुन में थोड़ी सी दूरी है, श्री कृष्णा और अर्जुन में थोड़ी सी दूरी है, और ऊपर से यदि दुर्योधन है, वो भी भीष्म पितामह के साथ, भीष्म पितामह के साथ दुर्योधन है ऐसी सिचुएशन में, तो चांसेस है कि यहाँ पे हमारा अर्जुन जो है वो हार जाए। क्यों? यहाँ पे जो श्री कृष्ण का जो उनको सपोर्ट था वो थोड़ी दूर दूर हो गया, श्री कृष्ण का सपोर्ट दूर हो गया। और यदि वहीं पे ऐसी सिचुएशन हो कि सिर्फ दुर्योधन अकेले युद्ध कर रहा है, और अर्जुन के साथ श्री कृष्ण का सपोर्ट तो है पर थोड़ा सा दूर है, और दुर्योधन के साथ तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, उस केस में अर्जुन अग्रेसिव है, अब अर्जुन के जीतने के चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन के साथ हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर, एक बिग प्लेयर उनके साथ खड़ा है। दूसरे वाले केस में अर्जुन के साथ श्री कृष्ण और थोड़ा पास हैं, थोड़ा और पास हैं, और दुर्योधन अकेले यदि युद्ध कर रहे हैं तो अर्जुन ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का उनके साथ सपोर्ट है। और वहीं पे यदि पितामह भीष्म दुर्योधन के बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिलाकर यदि चल रहे हैं, सिचुएशन ऐसी है, ये दुर्योधन है और ये पितामह भीष्म है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर वो लोग युद्ध कर रहे हैं, तो इस वाले केस में अर्जुन के हारने के चांसेस है, मतलब हमारा डिमांड जोन जो है वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्णा का पास से सपोर्ट नहीं है, जितना पास से सपोर्ट दुर्योधन के साथ पितामह भीष्म का है, उतना सपोर्ट अर्जुन के साथ नहीं है श्री कृष्णा का। और यदि पिक्चर कुछ ऐसी है कि बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल साथ एक साथ लड़ रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से दुर्योधन का एक इंडिविजुअल सप्लाई जोन का बहुत अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं। ये ऐसी पिक्चर है इंडिविजुअल यदि लड़ रहे हैं तो, और दोनों साथ हैं,
पितामह भीष्म अब की बारी दूर हैं। तो जो अर्जुन है उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध कर रहे हैं। फोर्थ वाले केस में यदि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों एक साथ युद्ध कर रहे हैं, अब इस केस में जो पहले ऊपर से तीर आएंगे वो श्री कृष्ण को लगेंगे, उसके बाद अर्जुन तक पहुंचेंगे। तो अर्जुन का पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो गया इन चारों केसेस में। तो जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा बाद में लोअर टाइम फ्रेम पे आएगा, पहले हायर टाइम फ्रेम पे जाएगा। यदि प्राइस ऊपर से फॉल होती हुई आ रही है, ऊपर से प्राइस यदि आ रही है ऊपर, तो डेली के एग्जीक्यूशन में जाने से पहले प्राइस को मंथली के, यदि हम लोग मंथली इनकम ट्रेड की बात कर रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर में जाना पड़ेगा, उससे पहले लड़ना पड़ेगा। अर्जुन और श्री कृष्ण जितना ज्यादा एक दूसरे के पास होंगे उतना ही अर्जुन के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। मींस लोकेशन और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम दोनों जितना पास होंगे उतने ही एग्जीक्यूशन के वर्क करने के, टारगेट हिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर में हम सपोज करते हैं ये जो है बिग बॉर्डर की पिक्चर, वो मंथली का डिमांड जोन है, और ये वाला जो स्मॉल बॉर्डर की पिक्चर है वो डेली का डिमांड जोन है। मंथली का डिमांड जोन 20 जो है कैंडल से मिलकर बना होता है, 20 डेज के कैंडल से मिलकर बना होता है। और यदि वहां पे डिमांड जोन फॉर्म हुआ है तो सीधी सी बात है वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। सपोज कीजिए इसमें 1 लाख पेंडिंग ऑर्डर है, और इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो डेली का डिमांड है उसमें 10,000 पेंडिंग ऑर्डर है। अब यदि 10,000 यहाँ पे है और यहाँ पे नीचे 1 लाख है, इस फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं, ऊपर से यदि 15,000 का भी सेलिंग प्रेशर आता है तो उसको ब्रेक कर देगा। और ये यदि ये दोनों एक साथ हैं, 1 लाख के साथ हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, 10,000 को 1 लाख ऑर्डर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो पूरे चांसेस है कि अच्छे से अच्छे सेलिंग प्रेशर को ये फेस कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे सेलिंग प्रेशर को फेस कर सकते हैं। सेम केस सप्लाई जोन के साथ होता है। लेवल जितना उतना स्ट्रांग होगा जितना वो हायर टाइम फ्रेम के पास होगा। सप्लाई जोन और डिमांड जोन का सेम फॉर्मूला है। हायर टाइम फ्रेम लोकेशन के पास एग्जीक्यूशन जितना पास होगा उतना ही लेवल स्ट्रांग होगा, उतने ही उसके चलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। लोकेशन जैसे हम एज इट इज देखते हैं वैसे देखेंगे, एग्जीक्यूशन में हम लोग पूरे ट्रेड स्कोर के साथ देखते हैं। ट्रेड स्कोर वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एग्जीक्यूशन पे लगता है। क्लियर हो गया है कि क्यों इंपॉर्टेंट है कोइंसाइडिंग लेवल, लोकेशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? अब एक बात आती है हायर टाइम फ्रेम की। हायर टाइम फ्रेम पे यदि अकेले अर्जुन लड़ाई कर रहे हैं, सॉरी हायर टाइम फ्रेम नहीं, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई पे प्राइस यदि ऑल टाइम हाई पे है और वहां पे डेली या वीकली का कोई डिमांड जोन है, अमन आ रहा है उस पॉइंट पे अभी,
ऑल टाइम हाई पे प्राइस है और वहां पे विदाउट लोकेशन हमारे पास कोई अच्छा एग्जीक्यूशन है तो भी हम उसमें डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। क्यों? वहां पे सिर्फ और सिर्फ अर्जुन है, ऊपर कोई दुर्योधन है ही नहीं। ऑल टाइम हाई के स्टॉक पे यदि हम डेली के डिमांड जोन में डायरेक्ट एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। यदि लोकेशन हमारे पास बहुत स्ट्रांग है, लोकेशन हमारे पास बहुत स्ट्रांग है, लोकेशन या फिर कोई भी हायर टाइम फ्रेम, हायर मींस क्वार्टरली हुआ, मंथली हुआ, वीकली हुआ, उनको हम डायरेक्टली एग्जीक्यूशन के तौर पे भी काम में ले सकते हैं। यदि कोई मंथली का स्ट्रांग डिमांड जोन है, मंथली का कोई स्ट्रांग सप्लाई जोन है, क्वार्टरली का कोई स्ट्रांग सप्लाई जोन या स्ट्रांग डिमांड जोन है, तो हम उस जोन को डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ले सकते हैं। बस प्रॉब्लम एक छोटी सी है कि उस जोन का स्टॉप लॉस जो है वो बिग होता है। हायर टाइम फ्रेम का यदि जोन है तो उसका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। जैसे एसबीआई, ये जो हमने फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में जो डिस्कस किया था, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, एक तो रिवर्सल पैटर्न सिर्फ एक ही एक्साइटिंग कैंडल, एक ही बेस कैंडल के साथ है और तीन तीन इसमें एक्साइटिंग कैंडल हैं और उसके बाद भी प्राइस नॉन स्टॉपेबल ऊपर गई है। जब ऑर्डिनेंसर स्कोर हमारे साथ पूरा हमें पता चल रहा है कि प्राइस में जो ये जो जोन है उसका ऑर्डिनेंसर स्कोर बहुत अच्छा है और प्राइस ने यहाँ से 157 से 339 340 के आसपास तक का मूव दिया है, ये डिमांड जोन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो गया। तो इस जोन में हम एंट्री ले सकते हैं। इसमें हमारे पास एंट्री स्टॉप लॉस की ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है। 155 पे एंट्री, अप्रोक्स 13 पॉइंट का इसमें जो है एंट्री और स्टॉप लॉस में जो है वो गैप है। तो इसको हम डायरेक्टली एग्जीक्यूशन ले सकते हैं। कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस बड़ा होता है, कौन सा स्टॉप लॉस छोटा होता है, वो हम लोग आने वाली क्लास में, रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास में क्लियर कर देंगे। इसमें फिर भी स्मॉल है स्टॉप लॉस। एक मैं बताता हूँ एक और एग्जांपल आपको। मारुति, मारुति का जो अभी तक का हाई है वो है 9,996, अप्रोक्स 10,000। 10,000 से प्राइस नीचे आई। यहाँ पे एक क्वार्टरली का डिमांड जोन था, रैली बेस रैली। इस डिमांड जोन की हम एरिया की बात करें एंट्री स्टॉप लॉस वाइज, तो ये एरिया बहुत बड़ा है। प्राइस इसमें आई 10,000 से इतना नीचे आ रही थी प्राइस की, 5 इस कैंडल जो ये नीचे आई थी उसका लो था 5,446, अप्रोक्स शेयर आधा हो गया, शेयर की रेट आधी हो गई। क्वार्टरली के डिमांड जोन में आने के बाद प्राइस ने वापस से अपमूव दिखाया और इसने 7,700 तक वापस प्राइस को पहुंचाया। 2,500 पॉइंट के आसपास इसने प्राइस में ऊपर की तरफ मूव दिया।
बट ऐसे केस में हम इसे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसका एंट्री और स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। उसके लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करके जाना पड़ेगा, मंथली पर ट्रेंड देखना और वीकली पर एग्जीक्यूशन लेना। सर जब हम हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो यदि इसको वीक टू वीक लें तो इसका स्टॉप लॉस और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस वजह से मैंने इसको बॉडी टू वीक मार्क किया है। यदि हमारे पास ऐसी सिचुएशन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे होती, जो कि ऑब्वियसली बात है छोटा ही होता, या तो डेली होता वीकली होता, तो हम उसको वीक टू वीक मार्क कर लेते, कोई परेशानी नहीं जितिन जी। क्वार्टरली, मंथली, ये हमारे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो सकते हैं। एक आपको याद हो हमने वेदांता का भी एग्जांपल डिस्कस किया था एज ए एक्सेप्शनल, ये वाला। इसमें भी हमारे पास स्टॉप लॉस बिग था, 102 पे एंट्री और 60 पे स्टॉप लॉस, अप्रोक्स 42 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और 100 पॉइंट के लिए, 100 रुपीज के शेयर के लिए 42 पॉइंट का स्टॉप लॉस 42% हो जाता है अप्रोक्स। 40-50% का स्टॉप लॉस लेना बहुत बड़ा होता है। ऐसे केस में हम लोगों को रिफाइन करके लोअर टाइम फ्रेम पे जाना ही होता है। जो लोकेशन के लिए हमने पढ़ा था कि लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके भी एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। पुराने डेटा चेक करते हैं, बैक हिस्ट्री में जाते हैं। अभी तो हमारी करंट मार्केट प्राइस ये है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिमांड जो है रैली बेस रैली वाला है वो टेस्टेड है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स आ रखी है। बट हम ओल्ड डेटा की बात करें कि इस टाइम पे प्राइस आई थी तो क्या हुआ था, हम लोग ट्रेड देख रहे होंगे इसमें। हायर टाइम फ्रेम पे हमने लोकेशन मार्क कर लिया था, रैली बेस रैली। वीकली पे ट्रेंड अप एंड डेली पे एग्जीक्यूशन, डेली पे एग्जीक्यूशन। वो डेली पे जो एग्जीक्यूशन था वो हमारा ये था, ड्रॉप बेस रैली रिवर्सल पैटर्न का, सिंगल बेस कैंडल एंड दो एक्साइटिंग कैंडल, ड्रॉप बेस रैली। प्राइस इसमें आई, एक बार पहले थोड़ा सा ऊपर से गई, दोबारा एकदम से प्राइस ने ऑर्डर नीचे तक उठाए और उसके बाद इसने कितना अच्छा वापस से प्राइस को ऑल टाइम हाई पर पहुंचाया। यदि हम लोग इसकी एंट्री यहाँ एंड स्टॉप लॉस जो है यहाँ रखते, एंट्री यहाँ और स्टॉप लॉस यहाँ, तो देखिए 42 पॉइंट का हमारा, 42-43 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस, और प्राइस ने कितना अच्छा नॉन स्टॉपेबल इतना अच्छा मूव दिया और प्राइस को ऑल टाइम हाई तक पहुंचाया। ये इसका ऑल टाइम हाई था, उसके बाद प्राइस कहाँ तक गई। टारगेट वाला पॉइंट हमने क्लियर किया नहीं कि टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, फिर भी हम लोग यहाँ पर रखें जो ऑल टाइम हाई का था। ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहां तक हमारा 9:1 के आसपास बैठता है। मतलब यहाँ पे 10,000 का हम लोग स्टॉप लॉस लेते हैं, 10,000 का हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमारे पास 19,000 का 90,000 का हमारे पास प्रॉफिट है। ये रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में क्लियर होगा। फिर प्राइस का मूव देखिए, क्यों? क्योंकि प्राइस जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम था वो लोकेशन से कोइंसाइड कर रहा था, ड्रॉप बेस रैली रिवर्सल पैटर्न लोकेशन से एकदम से बीचों बीच कोइंसाइड कर रहा है।
श्री कृष्णा का पूरा सपोर्ट था अर्जुन को। अब एक चीज नोटिस कीजिए, जब प्राइस इसमें आ रही थी इस जोन में, ये जो जोन फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म हो गया जोन ड्रॉप बेस रैली का, एज ए लोकेशन के साथ और एग्जीक्यूशन सब कुछ परफेक्ट था। जब प्राइस इसमें आ रही थी तो वो सप्लाई जोन बनाते हुए आ रही थी, ये एक सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन में प्राइस आई और प्राइस वापस से फिर नीचे की तरफ आ गई। मतलब यहां तक के जो भी सेलिंग के ऑर्डर थे, ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा क्लियर अच्छे से ध्यान से देखना, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट है प्राइस एक्शन का, कि कैसे चार्ट काम करता है और कैसे चार्ट बताएगा कि टारगेट कहाँ होना चाहिए, कहाँ तक के ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं। रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था, वर्क किया और इसने प्राइस को नीचे की तरफ धकेल दिया। दूसरा एक और सप्लाई जोन बना और उसमें प्राइस आई और नीचे की तरफ उसने धकेल दिया। फिर तीसरा एक और सप्लाई जोन बना और उसने प्राइस को थोड़े से दिन यहाँ पे सस्टेन करा के रखा, थोड़ा सा नीचे आई और फिर ये सप्लाई जोन जो है तीसरा वाला सप्लाई जोन बनने के बाद प्राइस इस डिमांड जोन में आ गई थी। मतलब इन ये जो दो सप्लाई जोन थे, इन दोनों सप्लाई जोन के पेंडिंग ऑर्डर वो हैं खत्म हो चुके थे। स्टॉक ने सारे के सारे ऑर्डर जो है यहाँ पर वो खत्म कर दिए थे, जितने भी सप्लाई सेलिंग के जो है ऑर्डर्स थे, पेंडिंग ऑर्डर्स थे। सेलिंग के सारे ऊपर के ऑर्डर खत्म करते हुए आ रही थी। मतलब इस प्राइस को जब यहाँ पर आई तो रोकने वाली कोई चीज नहीं थी, सिर्फ एक सप्लाई जोन को छोड़ के। धीरे धीरे जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी, अपने सारे सेलिंग के ऑर्डर खत्म करते हुए आ रही थी, सारे सप्लाई जोन को टेस्ट करते हुए आ रही थी। और जब फाइनली ये वाली सिचुएशन में प्राइस पहुंची जहां पे हमारा डेली का एग्जीक्यूशन था, जहां पे हमारा डेली का एग्जीक्यूशन था जो कि लोकेशन से बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा था, उसने जब ऊपर की तरफ मूव देना शुरू किया तो ये सप्लाई जोन जो तीसरा बना था वो भी काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दुर्योधन सिर्फ अकेला खड़ा था और यहाँ पे खड़े थे, और यहाँ पर जो अर्जुन और श्री कृष्णा है वो दोनों साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। दुर्योधन के साथ कोई भी नहीं था, पितामह भीष्म यहाँ पे थे ही नहीं। यदि पितामह भीष्म होते तो भी ऊपर होते, वो दोनों साथ नहीं लड़ रहे होते। तो ये दुर्योधन ने कोई काम किया ही नहीं, और यहाँ पे ये डिमांड जोन इतना ब्यूटीफुली ऊपर गया, प्राइस को अब भेजा इसने, इतना ब्यूटीफुली वर्क किया इस डिमांड जोन ने कि 400 पॉइंट, और यदि जो इसने हाई लगाया था उसको देखें, 536 पॉइंट की अप मूव दी, 540 पॉइंट की अप मूव दी। ये होता है कोइंसाइडिंग लेवल के पोटेंशियल। 12:1 का रेशो कुछ रहा है इसमें। ये डिमांड जोन एग्जीक्यूशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लोकेशन से कोइंसाइड करता हुआ था। ये ट्रेड अगस्त में शायद क्लास थी उसमें डिस्कस भी करी थी, टेलीग्राम पे भी दी थी। ये वाली ट्रेड जो हम लोग जिसकी अभी बात कर रहे हैं, एंट्री मिलने से पहले। एक और एग्जांपल देखते हैं फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक का क्वार्टरली की पिक्चर है। ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, और ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन। प्राइस इस रैली, जब रैली बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ विद टू एक्साइटिंग कैंडल, हम लोगों ने इसको विक टू विक मार्क नहीं किया है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर है।
वो डिमांड जोन फॉर्म होने के बाद जब प्राइस नीचे आई तो उसने एक सप्लाई जोन बनाया रैली बेस्ड ड्रॉप का, और रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाते के साथ ही उसने एंट्री दी थी डिमांड जोन में। डिमांड जोन में एंट्री देते ही प्राइस फटाक से ऊपर, यहाँ से 72, इसको माने कि यहाँ पे 72 पे अपनी एंट्री होनी चाहिए थी, प्राइस तो और भी नीचे आई थी। 72 से प्राइस ने वापस 100 के ऊपर हाई लगाया था, 109 के आसपास। ये इस कैंडल का क्या है, ये 109.80। और उसके बाद प्राइस इस सप्लाई जोन में पहुंच गई, क्वार्टरली के सप्लाई जोन में, और क्वार्टरली के सप्लाई जोन से फिर से प्राइस वापस नीचे आई, और अभी ये प्राइस जो है क्वार्टरली और के सप्लाई जोन और क्वार्टरली के डिमांड जोन के बीच सरवाइव कर रही है। ये होता है बिग पिक्चर का पोटेंशियल, और कितना अच्छी तरह से डिमांड सप्लाई वर्क करते हैं। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, एक्सिस बैंक। ये देखिए, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, ये वाला रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, ये भी था, ये चल गया था, इसमें एंट्री आई, एक एक्साइटिंग कैंडल थी, इसके मुकाबले थोड़ी छोटी थी, और यहाँ से यहाँ तक इसने प्राइस को ऊपर की तरफ कर दिया मूव। ये जब प्राइस डेली के टाइम पे इसमें आई थी, ड्रॉप बेस रैली, इसको हम एज ए विक टू विक मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे विक टू विक क्यों कर रहे हैं, प्राइस नेक्स्ट डे गैप के साथ ओपन हुई और 3-3 उसने एक्साइटिंग कैंडल बनाई। हायर टाइम फ्रेम के जो डिमांड सप्लाई होते हैं वो हमेशा इफेक्टिव होते हैं। डिलीवरी के लिए हम लोग जो ट्रेड्स लेंगे वो क्वार्टरली टाइम फ्रेम को क्यूआईटी ट्रेड एंड एमआईटी ट्रेड ही लेंगे। ये डेली का डिमांड जोन हमारे पास बना, और इस डेली के डिमांड जोन में हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस प्लॉट कर रहे हैं, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और प्राइस जब इसमें आई, आते ही लगातार 2 ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हमारे पास बैक टू बैक बनाए इसने। ये 2 डेज का इसका मूव देखते हैं, 100 पॉइंट से अबव, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट, 4:1 का, 4:1 की ट्रेड। यदि हम यहाँ पे 10,000 का स्टॉप लॉस लेकर इसको ट्रेड को लेते तो यहाँ पे हमारे पास 40,000 का प्रॉफिट होता। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर प्राइस वापस इसमें लौटी नीचे की तरफ, यहाँ से इस सप्लाई जोन से रैली बेस्ड ऑफ, क्योंकि ये टेस्टेड नहीं था, ये वाला सप्लाई जोन टेस्टेड नहीं था, इसमें प्राइस आई, आने के बाद वापस आई, और फिर एक ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में यहाँ पे आ गई, ये डिमांड जोन, और इसमें आने के बाद वापस से प्राइस ऊपर 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 रही, यहाँ तक का इसने हाई लगाया, फिर काफी दिनों के लिए प्राइस साइडवेज हो गई। ये हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर की वजह से हुआ है। डिमांड जोन तो हमारे पास ये भी था, इससे ऊपर ड्रॉप बेस रैली गैप अप के साथ था, 2 एक्साइटिंग कैंडल थी, देख रहे हैं, पर ये जो है स्टॉप लॉस हो गया। कुछ दिन प्राइस यहाँ पे सरवाइव करी, बट स्टॉप लॉस हो गई।
क्योंकि ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर था वो बहुत भारी था, दो रेड एक्साइटिंग कैंडल, उसके बाद गैप डाउन, और गैप डाउन के बाद भी एक बड़ी रेड एक्साइटिंग कैंडल। तो मीन्स यहाँ पे जो दुर्योधन के जो तीर थे वो ज्यादा निशाने पे लग रहे थे, और अर्जुन से श्री कृष्ण दूर थे। श्री कृष्ण और अर्जुन में दूरी थी यहाँ पे इस वाले केस में। ये अर्जुन, ये श्री कृष्ण और ये अर्जुन। और जब ऊपर से प्राइस आ रही थी, दुर्योधन बहुत अग्रेसिव थे और उन्होंने अर्जुन को यहाँ पे मात दे दी, क्यों? श्री कृष्ण को उनका साथ नहीं था। ये क्लियर हो गया है आप सब लोगों को, हायर टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस? तीन चार एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए। ओके, अभी तक किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि हम लोग 75 मिनट को और 125 मिनट को, 15 मिनट को, इनको पोटेंशियल क्यों देते हैं और इनको ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं? हमारे पास टाइम फ्रेम्स भी तो और भी तो हैं, 60 है, 120 है, 240 है। टेक्निकली ये प्रूवन है कि 75, 125 मिनट, 15 मिनट की लेवल जो है ज्यादा काम करते हैं। उसके पीछे का जो टेक्निकल रीजन है वो ये है कि आप लोग मुझे बताइए कि एक दिन में, एक दिन के ट्रेडिंग सेशन में टोटल कितना ड्यूरेशन रहता है मिनट्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो? 375। 9:15 से 3:30 तक 375 होता है। अब यदि हम लोग बात करें कि 375 टोटल ड्यूरेशन है हमारे पास मार्केट का, 375 मिनट्स। अब यदि इसको 120 से हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब 120 की हमारे पास एक कैंडल होनी चाहिए, तो हमारे पास कैंडल के जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहा है 3.12। मतलब 3 कैंडल्स तो पूरी हमारे पास पूरे टाइम लेकर बनी हुई है, बट जो फोर्थ वाली कैंडल है वो बस इतने 0.125 के टाइम फ्रेम में बनी हुई है। मैं बात करूं इसमें इसमें देखिए, ये एक दिन का डेटा है, ये ब्लॉक्स जो बने हुए हैं वो 1 डे का डेटा है। 1 2 3 4, ये 4 कैंडल इसमें बनी है 120 करने पर। एक कैंडल 120 मिनट की है। ये एक दो तीन, ये तीनों की तीनों कैंडल पूरा 120 टाइम फ्रेम, 120 मिनट्स की कैंडल है। बट क्या ये फोर्थ वाली जो कैंडल है वो 120 मिनट की है? नहीं है, क्योंकि उतना ऊपर का मार्केट ही नहीं होता है, उसमें तो फिक्स है 375 मिनट। ये बहुत ही स्मॉलर टाइम की कैंडल है, बहुत ही स्मॉलर टाइम की कैंडल है ये। जब इसमें 120 मिनट की बाइंग, 120 मिनट की सेलिंग वो है ही नहीं, तो हम इसे क्यों इंपॉर्टेंट देंगे? वहीं पे मैं 60 मिनट की बात करूं, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली जो कैंडल है वो प्रॉपर 60 मिनट की है ही नहीं। ये बिल्कुल हम कह ही नहीं सकते कि इसमें जो 60 मिनट में जो बाइंग सेलिंग आई है वो ये कैंडल डिनोट कर रही है। 6.25 कैंडल आ रही है, 6 कैंडल तक हमारे पास पूरा एग्जैक्ट 60 मिनट का डेटा है, बट उसके बाद वाली जो एक कैंडल है उसमें 0.25 का डेटा है, सिर्फ 15 मिनट का डेटा रहा। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सिर्फ 15 मिनट का। और वहीं पे हम लोग बात करें
375 डिवाइडेड बाई 75, 5 कैंडल हमारे पास, प्रॉपर 5 कैंडल का डेटा हमारे पास निकल के आ रहा है। और 375 डिवाइडेड बाय 125, 3 कैंडल्स का डेटा हमारे पास आ रहा है। मतलब जब हम लोग यहाँ पे 125 मिनट यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो जो हमारे पास एक दिन में जो 3 कैंडल्स यहाँ पे आ रही हैं, उन तीनों कैंडल्स का डेटा 125 मिनट का है। 125 मिनट इसका, 125 मिनट इसका, 125 मिनट इसका। मतलब एग्जैक्ट जो 125 मिनट में बाइंग सेलिंग, बायर सेलर की फाइट जो भी हुई है, वो हमारे पास आउटकम इसमें प्रॉपर निकल के आया है। सेम 75 मिनट में 1 2 3 4 5, 5 कैंडल जो है वो पूरे एग्जैक्ट 75 मिनट के डेटा से बनी हुई है। इस वजह से हमारी जो प्रायोरिटी रहती है वीकली इनकम ट्रेड के लिए, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम 125 एंड 75 मिनट रहता है। कोई कोई एक्सेप्शनल केस में हम 60 और 240 भी देख लेते हैं, बट हमारी प्रायोरिटी हमेशा 125 मिनट और 75 मिनट होनी चाहिए। प्रायोरिटी हमेशा 125 और 75, क्योंकि उसमें रियल डेटा होता है एकदम। अब अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिवीजन जब कर रहे थे, तो उसमें एक टेबल बताई थी ट्रेड स्कोर वाली। इसमें नीचे था, इफ ट्रेड इज ऑड स्कोर इज 7 विल टेक एंट्री टाइप फर्स्ट, इफ ऑड स्कोर इज 5 to 6 विल टेक एंट्री टाइप 2 और 3, और नो ट्रेड बिलो 5। ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 एंट्रीज क्या हैं? प्रेफरेंस, एंट्री टाइप 1, एंट्री टाइप 2, एंट्री टाइप 3 क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ अभी। कब हमें एंट्री टाइप 1 लेनी चाहिए वो तो हमें नोट से पता चल गया, बट क्यों लेनी चाहिए और क्या होती है एंट्री टाइप 1, एंट्री टाइप 2, एंट्री टाइप 3, वो बताता हूँ।
ये हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं डिमांड न्यून की। सारे पैटर्न्स ड्रॉप बेस रैली हैं, 1 2 3 4 5। इनका आप मुझे ऑड एंड आंसर स्कोर बताइए, क्या इनका ऑड स्कोर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का। सबसे पहले फर्स्ट का बताइए सब लोग, फर्स्ट का ये पहली वाली पिक्चर है, उसका क्या स्कोर है। 5। बाकी के लोगों को नहीं पता है, प्रैक्टिस नहीं करी, रिकॉर्डिंग नहीं देखी हम लोगों ने। इसे एक बार वापस से देख लीजिए। लेवल फ्रेश है 3, टेस्टेड एक बार है 1.5, गैप के साथ है 2, 2 एक्साइटिंग कैंडल के साथ 2, 1 से 3 बेस कैंडल 2 और 4 से 6 बोरिंग कैंडल 1। जो सेकंड वाली पिक्चर है ये वाली, इसका क्या स्कोर है। लेवल फ्रेश है, एक बेस कैंडल है और एक एक्साइटिंग कैंडल है 6। थर्ड वाले में 7, क्योंकि 2 एक्साइटिंग कैंडल है, बेस कैंडल 3 से कम है। ओके। और फोर्थ वाले में 2 एक्साइटिंग कैंडल है, बेस कैंडल 3 से ज्यादा है। अभी हमने नोट्स में पढ़ा था कि यदि ऑड एंड आंसर स्कोर हमारे पास 7 है तो हम लोग एंट्री टाइप फर्स्ट लेते हैं। एंट्री टाइप फर्स्ट क्या रहती है, अभी तक जिस हिसाब से हम एंट्री लेते आ रहे थे, रैली, बेस एंड रैली। हाईएस्ट बॉडी पे प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पे, ये डिमांड इन केस की बात कर रहे हैं, लोएस्ट विक पे डिजिटल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन पे थोड़ा सा ऊपर एंट्री और डिजिटल लाइन के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस। प्राइस इसमें आई, आने के बाद जो प्रॉक्सिमल लाइन पे टच करी वहां पे हमने एंट्री ले ली। ये कौन से केस में, जब ऑड स्कोर हमारे पास 7 है, चाहे डिमांड जोन का केस है चाहे सप्लाई जोन का केस है। जैसे ही लाइन प्रॉक्सिमल को जैसे ही प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन को टच करती है हमें एंट्री ले लेनी है। दूसरा केस है हमारे पास, यदि 5 to 6 हमारे पास ऑड स्कोर है, एवं 7 से बिलो, क्योंकि हमारे पास इसको ऑर्डिनेंसर स्कोर जो है वो 6.5 भी हो सकता है, क्योंकि 1.5 वन टाइम टेस्टेड का हम लोग लेते हैं। 7 से बिलो जो भी होगा उसके लिए हम टाइप 2 एंट्री लेते हैं। टाइप 2 एंट्री क्या होती है, जब प्राइस किसी भी जोन में आ रही है तो जो करंट कैंडल जो है, जो जिस जोन में आई है, जिस जोन ने इसको एंट्री दी है,
वो इसमें एंट्री देने के बाद नीचे क्लोजिंग दे, और जो नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमारी इसी जोन में फॉर्म हो और उसके बाद प्राइस ऊपर जाने लगे। इस कैंड में इस जोन में हमारे पास दूसरी कैंडल जो है इसी जोन में फॉर्म होनी चाहिए ऐसे। जहां से वो दूसरी कैंडल जहां पे क्लोज, फर्स्ट कैंडल जहां पे क्लोज हुई है वहीं पे हम लोगों को एंट्री ले लेनी है। फर्स्ट कैंडल जहां पर क्लोज हुई है वहां पे हम लोगों को एंट्री ले लेनी है। यदि हम मंथली इनकम ट्रेड की बात करते हैं तो डेली पर जो है हमारे पास एग्जीक्यूशन रहेगा, तो हो सकता है प्राइस जो है नेक्स्ट डे ऊपर ओपन हो। यदि गैप अप उस जोन से ऊपर ही ओपन होती है तो उस एंट्री को इग्नोर करेंगे, और इसी जोन के अंदर वो एंट्री जो है, इसी जोन के अंदर वो प्राइस इसमें ओपन होती है तो हम लोग उस पे ही एंट्री लेंगे। मीन्स हमें इस कैंडल को इसमें क्लोज होने का और दूसरी कैंडल फॉर्म होने का वेट करना है। क्योंकि हमारे पास जो ऑड स्कोर कम है, कहीं ना कहीं जोन में स्ट्रेंथ कम है, तो हम उस जोन का पोटेंशियल जान रहे हैं। क्या उस जोन के अंदर जो ऑर्डर्स हैं वो उस प्राइस को रोक पा रहे हैं क्या? यदि प्राइस यहाँ पर आकर क्लोज हो गई, मतलब बायर सेलर में जो जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा था और जो हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर थे उनमें फाइट हो रही है, मतलब पोटेंशियल तो है इस जोन में। ये होती है टाइप 2 एंट्री। तीसरी होती है टाइप 3 एंट्री। प्राइस जोन के अंदर आए, कैंडल क्लोज हो, एंड नेक्स्ट कैंडल जो है वो जोन के बाहर से निकलना शुरू हो जाए। जब कैंडल ये वाली क्लोज होकर दूसरी कैंडल बाहर निकलना शुरू हो गई, दूसरी कैंडल जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है, तो हम उसे वहां उस पॉइंट पे हम लोग उसकी एंट्री ले लेते हैं। स्टॉप लॉस जहां है वो डिजिटल लाइन पे ही रहेगा। स्टॉप लॉस के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। टाइप 3 एंट्री ये शो कर रही कि उसमें जो प्राइस सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे आ रही थी डिमांड जोन के केस में, तो जो पेंडिंग ऑर्डर थे डिमांड जोन में, उन्होंने गिरती हुई प्राइस को रोक लिया है और वापस ऊपर की तरफ पुश कर दिया है। मतलब ये जोन वर्क कर सकता है, इसमें पोटेंशियल है। कहीं ना कहीं हम कंफर्मेशन ले रहे हैं और वो कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। दूसरी कैंडल ऊपर निकलने लगे फॉर्म होकर तो हम उसे एंट्री ले लेंगे। और डिमांड जोन यदि डेली का है, सप्लाई जोन यदि डेली का है जहां पे हम एंट्री स्टॉप लॉस ले रहे हैं, उस केस में प्राइस गैप अप और गैप डाउन भी हो सकती है, तो हम उसे इग्नोर करेंगे। यदि नेक्स्ट डे प्राइस यहाँ पर ओपन होती है और नीचे की तरफ आ जाती है, या नेक्स्ट डे ऊपर होती है और ऊपर की तरफ चली जाती है, तो हम उसे इग्नोर करेंगे। नीचे हो गई तो वो केस ही खत्म है, हमने एंट्री ली नहीं है। ऊपर हो गई तो हमारे पास जो एंट्री जहां पे हम लेनी चाहिए वो एंट्री और स्टॉप लॉस का पॉइंट बड़ा हो जाएगा। कंफर्मेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता था कहीं ना कहीं हमारा जोन वीक है, हमारा जोन कहीं ना कहीं वीक है। इस वजह से हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 एंट्री लेते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंट्री, इनमें से जो सबसे अच्छी एंट्री है वो है टाइप 1 एंट्री। क्यों? क्योंकि उसमें हम विदाउट कंफर्मेशन एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जितने भी ऑड स्कोर होते हैं वो सब हमारे फेवर में है, हमारा जोन अच्छा स्ट्रांग है, जोन फ्रेश है, कम से कम बोरिंग एरिया है, ज्यादा से ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल है लेग आउट में। मतलब वहां पे बाइंग के या सेलिंग के जो भी पेंडिंग ऑर्डर हैं वो वहां पर अच्छे क्वांटिटी में प्लेस हुए हैं। हमेशा हमारी प्रायोरिटी टाइप 1 ही रहेगी।
टाइप 2 और टाइप 3 के हमें जोन देखने नहीं है, हमारी प्रायोरिटी हमेशा टाइप 1 ही रहनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई ऐसे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है जिसमें हमें यूं लगे कि हमने जोन फाइंड आउट करने में कुछ कमी रह गई हमसे, या जोन की स्ट्रेंथ में कोई कमी रह गई। पहले आप लोग ये बताइए, ये हमारे पास टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 एंट्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? हमें टाइप 1 ही लेनी है, टाइप 2 टाइप 3 को बस याद रखिए, हमें जोन अच्छे से अच्छा ढूंढना है, बेस्ट जोन ढूंढना है, टाइप 1 ही एंट्री लेनी है। सेकंड मैं बता देता हूँ, प्राइस जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और जिस कैंडल ने उस जोन में एंट्री दी है उसका हमें क्लोज होने का वेट करना है। यदि वो जोन के अंदर क्लोज हो जाती है और उसके बाद दूसरी कैंडल जो है वो वहीं से उसी जोन में के अंदर से फॉर्म होना शुरू होती है, तो हम वहां पे एंट्री लेंगे। बाटा में हमारे पास सर, डेली की बात कर रहे थे आप? रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है, डिमांड जोन बहुत दूर है, रैली बेस्ड रैली। वीकली पे ट्रेंड अप है, प्राइस ऑलरेडी हमारे पास हाई ऑन द कर्व है, सबसे पहले बड़ी बात तो हाई ऑन द कर्व में है प्राइस। वीकली पे यदि ट्रेंड अप है तो डेली पे कोई एग्जीक्यूशन हमारा बनता नहीं है। फिर भी हम इसकी बात करें ड्रॉप बेस रैली की, ट्रेंड के साथ जाएं, जो हम एडवांस में आगे सीखने वाले हैं कि इस तरह की ट्रेड कैसे लेनी है उसके अकॉर्डिंग देखें, तो ये ड्रॉप बेस रैली का अच्छा पैटर्न है। ड्रॉप बेस रैली दो एक्साइटिंग कैंडल के साथ, ये एंट्री अभी तक जो सिखाया है उसके हिसाब से बिल्कुल वैलिड नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है और हायर टाइम फ्रेम कहीं भी इसको कोइंसाइड नहीं कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम कहीं भी इसको कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ऊपर दुर्योधन भी है, पितामह भीष्म भी है, नीचे सिर्फ और सिर्फ अर्जुन लड़ रहा है, श्री कृष्णा बहुत दूर है यहाँ पे। चांसेस हैं कि ये एक दो दिन सरवाइव करे और टूट जाए। मार्केट के सेंटिमेंट्स भी अभी 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 के मार्केट के सेंटिमेंट्स और इस सेलिंग प्रेशर को देखा जाए तो और स्कोर हमारे पास पूरा है इसमें, बट हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसमें कुछ तो पेंडिंग ऑर्डर थे जिन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ खींच दिया यहाँ से, पेंडिंग ऑर्डर तो थे उन्होंने, क्योंकि ये इतने सेलिंग प्रेशर को एक अकेले इंडिविजुअल डिमांड जोन को रोकना, लोकेशन फेवर नहीं कर रही है, मतलब इसमें पेंडिंग ऑर्डर थे और उसने पेंडिंग ऑर्डर कैसे पता चल रहा है, क्योंकि दो एक्साइटिंग कैंडल है, एक बेस कैंडल है, इस पूरे एरिया को भी बेस माना है तो भी तीन ही बेस कैंडल है और प्राइस ने कितना अच्छा अप मूव दिया था। जो पेंडिंग ऑर्डर थे उन्होंने अपना काम कर दिया है, एक बार को प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर दिया।
टीवीएस मोटर के ट्रेड की आप बात कर रहे थे सर। मंथली में हमारे पास ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन है। वीकली का ट्रेंड जो है वो हमारे पास डाउन है। यहाँ पे हमारे पास वीकली का डिमांड जोन है और डेली पे ड्रॉप बेस रैली के साथ एक्सेप्शनल के साथ ये एक डिमांड जोन है। इसमें ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं था। फ्री प्राइस एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ मूव दिया था इसने। अभी हमारे पास ये एरिया भी बचा हुआ है। आपको बताया था कि प्राइस का ओरिजिन कहाँ से है। ये प्राइस का ओरिजिन है। तो हम लोग जब मार्क करेंगे तो इसको ऐसे मार्क करेंगे। यदि ऐसे स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो नीचे वाले लेवल को प्रायोरिटी देंगे ऐसे। वो हम आगे सीखेंगे। बाकी प्राइस ने यहाँ से एक बारी को अप मूव दिया है और हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ अभी यहाँ से थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करे और ऊपर की तरफ चली जाए। ट्रेंड के अपोजिट में हम है। यदि ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है तो उसको कैसे ट्रेड करना होता है वो हम धीरे आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे। 13-14 क्लास में ये हमारा टॉपिक रहेगा। काउंटर ट्रेंड ट्रेड कैसे फाइंड आउट करने हैं। बट स्टिल अभी भी ये इसमें जो था इसका सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पे सेक्टर में भी वीकली के ये पिक्चर थी बॉटम वाली जो हम लोग बात कर रहे थे। ड्रॉप के बाद रैली आए। मंथली का डिमांड जो है ड्रॉप बेस रैली सेक्टर ने सपोर्ट किया। तो ये जो टीवीएस मोटर का जो लेवल है वो अभी सस्टेन कर रखा है। सेक्टर का एक अलग से पूरा टॉपिक है सेक्टर कोरिलेशन वाला। सन फार्मा हमने डिस्कस किया था ये ड्रॉप बेस रैली वीकली का चलने के चांसेस कम थे। बट जो हमारे पास ये था ये ब्रेक हुआ और ऊपर की तरफ प्राइस चली गई। ये ब्रेक होने के बाद कहीं ना कहीं ये यहाँ से ट्रैप हुआ। ये यहाँ से ट्रैप हुआ। ये हमें वीक लग रहा था। सिर्फ एक ही केस में हम इसको ले रहे थे जब हमारा सेक्टर साथ हो। और देखिए अब सेक्टर में भी सेम सीन हुआ। सेक्टर साथ था ड्रॉप बेस रैली। सेक्टर और सन फार्मा की कैंडल एक जैसी है। सेक्टर भी स्टॉप लॉस कर सेक्टर ने भी स्टॉप लॉस कर दिया था और उसने भी। बट सेक्टर ये रैली बेस रैली का ये जो नीचे वाला डिमांड जोन था ये वाला डिमांड जोन इसमें वर्क कर गया। वीकली का डिमांड जोन इसने तोड़ दिया और रैली बेस रैली का डिमांड जोन इसने पुश कर दिया। मैंने आपको बताया था रिवर्सल हमेशा अच्छे होते हैं कंटिन्यूस थोड़े उनसे वीक होते हैं। बट फिर भी रिवर्सल यहाँ पे टूट गया कंटिन्यूस चला है। ऐसे केस को इसको हम ट्रैप लेवल्स बोलते हैं। ट्रैप लेवल हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर ब्रेक हो जाती है लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी डिमांड जोन चल जाता है वो ट्रैप लेवल है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे ट्रैप हुआ है और उसके साथ साथ ही जो स्टॉक था फार्मा सेक्टर ट्रैप हुआ तो उसके साथ साथ स्टॉक भी ट्रैप हो गया। अभी चांसेस हैं कि ये फार्मा और ऊपर जाए जिस हिसाब से इसका इसमें बाइंग प्रेशर आया है। सन फार्मा के भी ऊपर जाने के चांसेस हैं ये सप्लाई जोन तक। ओके चलिए किसी को कोई भी डाउट है आज जो पढ़ाया उससे रिलेटेड। ओके कोई डाउट नहीं है। आई होप सबने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। सब लोग ग्रुप में अच्छा कर रहे हैं अच्छा डिस्कशन चल रहा है उसमें ऐसे ही लेवल शेयर कीजिए वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो भी है अपने डाउट्स है वहाँ पे क्लियर कीजिए। ऐसे ही काम करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।
ओके गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट।